हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र गुप्ता जियोग्राफी की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अंतरिक्ष विज्ञान हम पढ़ रहे थे, एस्ट्रोनॉमी हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने यूनिवर्स पढ़ लिया था, गैलेक्सी पढ़ लिया था। हम तीसरी चीज़ें पढ़ रहे थे जिसका नाम है स्टार। स्टार में मैंने इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ा दी थी। लास्ट क्लास में क्या हुआ था, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था जिसके कारण क्लास चलते चलते रुक गई थी। मैंने अपलोड कर दी थी क्योंकि हमने स्टार के बारे में इतना सब कुछ पढ़ लिया था। स्टार का जन्म कैसे होता है, स्टार की मृत्यु कैसे होती है, ये हमने पढ़ लिया था। दो टॉपिक और पढ़ाना है मेरे को स्टार में, फिर हमारा स्टार फिनिश हो जाएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे आज के क्लास में। तो अभी पुरानी क्लास का मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ ताकि आप लोगों की कंटिन्यूटी बनी रहे, तो आप लोगों को समझने में भी आसानी होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अंतरिक्ष होता है उसमें बहुत सारी गैसों की जो होती है गोले पाए जाते हैं, जिनके कारण में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, जिसके कारण वो गैसें एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाती है। उन गैसों में कौन कौन सी गैसें होती है? हाइड्रोजन गैस होती है जिसमें 70% पाई जाती है, तथा हीलियम गैस होती है जो 28% पाई जाती है, और 2% जो गैस होती है वो अन्य गैसेस होती है जिनकी मात्रा बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक है। इस गैस के गोले को क्या बोला जाता है? नेबुला बोला जाता है, निहारिका बोला जाता है। अब इसमें तापमान अधिक हो जाने के कारण क्या होता है, इसमें आग लग जाती है। भाई हाइड्रोजन है तो आग तो लगेगी ना, आग लग जाती है, और आग लग जाने के कारण क्या बन जाता है, वो स्टार बन जाता है। क्या बन जाता है? एक स्टार बन जाता है। स्टार बन गया। स्टार बनने के बाद क्या होता है, जब उसका 90% कितना परसेंट, 90% ईंधन जो होता है, 90% जो फ्यूल होता है उसका, वो समाप्त हो जाता है। जब वो जलता जा रहा जलता जा रहा जलता जा रहा, तो भैया उसका एक दिन तो उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा, उसका ईंधन एक दिन खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से इस स्टार में भी ऐसा ही हुआ कि एक दिन इसका है ना फ्यूल खत्म हो गया और इसने बड़ा आकार ले लिया। बड़ा आकार क्या होता है कि जैसे कि ये जिनका इनका फ्यूल जब खत्म हो जाता है, इनका जब ईंधन खत्म हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, अपना आकार बड़ा कर देते हैं और लाल रंग का दिखाई देने लगते हैं। तो इसको बोला जाता है लाल दानव तारा, और रेड जॉइंट के नाम से इसको जाना जाता है। 90% फ्यूल खत्म हो गया। अब आगे इसका क्या होना है, इस तारे का आगे क्या होना है, ये बड़ा तारा बनेगा या छोटा तारा बनेगा, इस पे निर्भर करता है, इसके द्रव्यमान पे निर्भर करता है, इसके मास पे निर्भर करता है। ठीक है। अगर इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक हुआ तो यह क्या बनेगा, बड़ा तारा बनेगा। अगर सूर्य के द्रव्यमान से कम हुआ तो यह क्या बनेगा, छोटा तारा बनेगा। छोटे तारे की कंडीशन अपन देख लेते हैं। अगर इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम हुआ तो ये कौन सा तारा बना, छोटा तारा। छोटा तारे की कंडीशन में क्या होती है, सबसे पहले क्या हो जाता है, ये यहाँ से यहाँ पे पहुंचता है। छोटा तारे बनने के कारण क्या होता है, इसका जो 100% जब ईंधन खत्म हो जाता है तो ये क्या किस रूप में बन जाता है, व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है, या इसको क्या बोला जाता है, सफेद वामन या श्वेत वामन तारा कहा जाता है। व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है या श्वेत वामन तारा बन जाता है, और इसको जीवाश्म तारा भी कहा जाता है। क्वेश्चन क्या आता है, जीवाश्म तारा किसे कहा जाता है, फॉसिल स्टार किसे कहा जाता है? तो व्हाइट ड्वार्फ को ही फॉसिल स्टार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब क्या होता है, जब हीलियम बचती है, हाइड्रोजन तो इसमें खत्म होती रहती है, तो क्या होता है, ये हीलियम कार्बन में परिवर्तन होने लगती है। हीलियम किस में परिवर्तित होने लगती है, कार्बन में परिवर्तित होने लगती है, और जिसके कारण किसका निर्माण होता है, काले वामन तारे का निर्माण होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कार्बन कैसा होता है, काले रंग का होता है। तो ये तारा भी कौन से रंग लेगा, काला ही रंग लेगा, और काले वामन तारे का अवतार ले लेता है, मतलब उसमें रूप में परिवर्तित हो जाता है। और ये अंतिम स्थिति होती है छोटे तारे की, जब अंतिम स्थिति में वो दिखाई देता है, इसके बाद ये अंतरिक्ष में ही कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होता है तो ये कौन सा तारा बनता है, ये बड़ा तारा बनता है। और बड़ा तारा बनने के कारण क्या होता है, इसको क्या बोला जाता है, सुपरनोवा बोला जाता है, अभिनव तारा कहा जाता है। भैया जो बड़ा आदमी होता है वो तो अभिनव होता है ना, अभिनेता होता है, सुपर होता है। तो भाई ये बड़ा तारा बना तो कौन सा बना, सुपरनोवा बना या अभिनव तारा बना। और इसमें क्या हो जाता है, एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। इसमें अधिक दबाव पड़ने के कारण क्या होता है, इसमें अधिक प्रेशर पड़ने के कारण इसमें ब्लास्ट हो जाता है। और ब्लास्ट होने के बाद ये 4 तरह के तारों में से किसी एक तारे का रूप धारण कर लेता है। अगर इस तारे में किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं रहता, किसी भी प्रकार का आवेश नहीं रहता, तो किस में बदल जाता है, न्यूट्रॉन तारे में बदल जाता है। और अगर ये ब्लास्ट होने के बाद ये तारा बहुत जोर जोर से घूमने लगता है, ऐसे अपनी सतह पर जोर जोर से घूमने लगता है, तो पल्सर और क्वेसर बन जाता है।
और अगर इस तारे ने क्या किया, एकदम से सिकुड़ता चला गया और क्या हुआ, अपनी डेंसिटी को बिल्कुल कम, मतलब बहुत ज़्यादा डेंसिटी हो गई और आकार को बिल्कुल कम कर लिया और डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा ली इसने। डेंसिटी मतलब कि इसका घनत्व बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया, तो ये क्या करेगा, ब्लैक होल का निर्माण करेगा। और ब्लैक होल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, ब्लैक होल अंतरिक्ष में दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि इसमें जिस भी प्रकार का प्रकाश आता है वो प्रकाश ही क्या करता है, निगल जाता है, इसके अंदर ही समाहित कर लेता है। प्रकाश परिवर्तित नहीं होता। अगर प्रकाश परिवर्तित नहीं होगा तो फिर दिखाई कैसे हो देगा? आपने पुरानी क्लास देखी है कि नहीं? अगर आपने स्टार के बारे में पुरानी क्लास नहीं देखी है तो लेक्चर नंबर 5 जाके देखिए, बहुत ही अच्छा लेक्चर है, आप लोगों को बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। स्टार के बारे में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टार, छोटा मोटा टॉपिक मत समझना, इससे इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं। बताऊं कैसे क्वेश्चन? ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है? कैसे होता है? सुपरनोवा के ब्लास्ट हो जाने के कारण होता है। कैसे होता है? सुपरनोवा जब ब्लास्ट होता है तो कौन से तारे का निर्माण होता है? न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर और ब्लैक होल। ठीक है, ऐसा पूछा जाता है कि निम्न से बताइए कौन सा अंतरिक्ष से संबंधित नहीं है। न्यूट्रॉन पूछ लिया, पल्सर पूछ लिया, क्वेसर दे दिया और ब्लैक होल दे दिया, और पांचों ऑप्शन अगर आपको दूसरा दे दिया उठा के, मतलब इनमें चारों में से चारों दे दिए, इनमें से कोई सा एक ऑप्शन दे दिया, ये नहीं दिया, दूसरा कोई सा ऑप्शन दे दिया आप लोगों को, तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में कि ये बनते हैं। अंतिम स्थिति क्या होती है? काला वामन तारा होता है, या इसको बोला जाता है ब्लैक ड्वार्फ बोला जाता है। जीवाश्म तारा किसे कहा जाता है? व्हाइट ड्वार्फ को बोला जाता है। रेड जॉइंट कब बनता है? जब इसका ईंधन खत्म हो जाता है। इसको रेड जॉइंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लाल कलर का दिखाई देने लगता है। और तारे की प्रथम स्थिति क्या होती है? तो उस तारे की प्रथम स्थिति को निहारिका बोला जाता है, नेबुला बोला जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और भी क्वेश्चंस होते हैं। तारे में जो ईंधन होता है, तारे में जो ऊर्जा प्राप्त होती है, वो किस अभिक्रिया के फलस्वरूप होती है? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के फलस्वरूप होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन के फलस्वरूप होती है। तो ये सब मैंने पिछली क्लास में बताया आप लोगों को, इससे अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छे से समझाया। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, तो आप लोग जाइएगा प्लीज़, वहाँ पे देखिएगा उस लेक्चर को, आप लोगों को गारंटेड फ़ायदा होगा। एसएससी में आपको क्वेश्चंस आते हैं, यूपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं, मध्य प्रदेश पीएससी में इसके क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ तक कि रेलवे के एग्ज़ाम और में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं, व्यापम के एग्ज़ाम और में भी क्वेश्चंस आते हैं। देखो, सिलेक्शन उसी का होता है जिसको सब कुछ पता होता है ना? तो हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। अगर पढ़ रहे तो अच्छे से पढ़ो ना। अरे जलेबी की तरह उलझ ही गए तो क्यों ना चाशनी में डूब के मजा लिया जाए पूरा। सुना होगा ना आप लोगों ने, इंटरनेट पे बहुत वायरल हुआ था उनका वीडियो, है ना? तो अब जलेबी की तरह उलझ ही गए तो क्यों ना भैया चाशनी में डूब के पूरा मजा लिया जाए, तो डूब जाओ चाशनी में। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे कि तारे का जो भविष्य किस पे डिपेंड करता है? उसके द्रव्यमान पे डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया था कि जब रेड जॉइंट बन जाएगा, ये जो तारा बन जाएगा, कौन सा? रेड जॉइंट तारा बन जाएगा, लाल दानव तारा बन जाएगा। तो रेड जॉइंट बन गया, लाल दानव तारा बन गया, तो उसका डिपेंड करता है, उसका द्रव्यमान ज़्यादा हुआ और कम हुआ। अगर ज़्यादा द्रव्यमान हुआ तो वो बड़ा तारा बनेगा, कम द्रव्यमान हुआ तो वो क्या करेगा? छोटा तारा बन जाएगा। लेकिन किससे ज़्यादा और किससे कम? तो एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था एस चंद्रशेखर। क्या नाम था? एस चंद्रशेखर। इनका 1930 में जन्म हुआ। कब हुआ? 1930 में जन्म हुआ। कहाँ पे हुआ? लाहौर में इनका जन्म हुआ। इसलिए 1930 में लाहौर भारत में हुआ करता था। भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे ना। भारत पाकिस्तान कब अलग हुए? 1947 में अलग हुए भारत पाकिस्तान। तो भारत पाकिस्तान अलग होने से पहले लाहौर भारत में हुआ करता था। तो इनका जन्म 1930 में कहाँ पे हुआ? भारत में हुआ, और इनकी चेन्नई में पढ़ाई हुई। ये भौतिकी से संबंधित एक वैज्ञानिक थे। इनके द्वारा क्या हुआ? अमेरिका, ये चले गए अमेरिका, उसके बाद वापस ही नहीं आए कभी। अमेरिका में जाके बस गए। अमेरिका में जाके इन्होंने शोध किए अंतरिक्ष पे। तो इन्होंने तारों पे जब शोध किए तो एक खोज की। इन्होंने बताया कि अगर किसी तारे का, लाल दानव तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना अधिक है। कितना है? 1.44 गुना अधिक है, मतलब कि 1.44 गुना अधिक है। तो ये क्या करेगा? बड़ा तारा बनेगा। किस तरह का तारा बनेगा? बड़ा तारा बनेगा, या फिर ब्लैक होल बनने की इसकी संभावना सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ब्लैक होल या न्यूट्रॉन तारा, या कौन सा तारा बनेगा? न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा बनने की संभावना इसकी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। क्या बताया इन्होंने? सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 टाइम्स अगर अधिक होता है तो।
लेकिन इन्होंने बोला कि अगर ये सूर्य से 1.44 से कम होता है, सूर्य के द्रव्यमान से इतना द्रव्यमान इसका कम हो जाता है, इससे कम द्रव्यमान होता है, तो ये क्या बनेगा, एक छोटा तारा बनेगा। कौन सा तारा बनेगा, छोटा तारा बनेगा, और जिसके कारण क्या होगा, ये व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा, सफेद वामन तारा बन जाएगा, उसके बाद कृष्ण वामन तारे का निर्माण कर लेगा। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि चंद्रशेखर सीमा क्या काई से संबंधित है, तो तारे के अंत से लेके संबंधित है, या फिर ब्लैक होल के निर्माण से संबंधित है, या फिर न्यूट्रॉन तारे के निर्माण से संबंधित है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आएगा कि चंद्रशेखर सीमा कितनी है, तो 1.44 चंद्रशेखर सीमा है, ये ऑप्शन आएगा। आप लोगों को बिंदास टिक कर देना है ये वाला ऑप्शन। ठीक है, चंद्रशेखर सीमा कितनी है, 1.44, 1.44 चंद्रशेखर सीमा है। एक क्वेश्चन और आएगा कि चंद्रशेखर सीमा देने वाले एस चंद्रशेखर, इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो इनको इसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया 1983 में। कब दिया गया, 1983, 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, नोबेल प्राइज से इनको सम्मानित किया गया। आप लोगों को समझ में आ गया है ना, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सूर्य का जो तापमान होता है या सूर्य का जो रंग होता है, कलर ऑफ सन, कलर ऑफ सन, सूर्य का कलर कैसे होता है। सूर्य में ना 3 टाइप के कलर पाए जाते हैं। कौन कौन से कलर पाए जाते हैं सूर्य में, सबसे पहला कलर होता है रेड, जिसको हम लाल बोलते हैं। दूसरा कलर होता है वाइट, जिसको हम सफेद बोलते हैं। और तीसरा वाला जो कलर होता है ब्लू होता है, जिसको हम नीला बोलते हैं। ठीक है, 3 कलर होते हैं, 3 कलर के तारे पाए जाते हैं, 3 कलर के तारे पाए जाते हैं, या फिर 3 कलर का सन पाया जाता है। स्टार लिख सकते हैं, यहाँ पे स्टार लिख दो तो अच्छा, स्टार पढ़ रहे हैं, स्टार लिख दें तो 3 जो सूर्य भी क्या हमारा एक स्टार ही है, तो उसमें भी एक कलर होगा कोई सा। तो 3 कलर के तारे पाए जाते हैं, मतलब 3 कलर के तारे पाए जाते हैं। लाल कलर का तारा पाया जाता है, वाइट कलर का पाया जाता है और ब्लू कलर का पाया जाता है। लेकिन तारों में कलर आते कहाँ से, क्वेश्चन ये आएगा कि तारे का कलर या तारे का रंग किस पर निर्भर करता है, तो उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है, पृष्ठ के ताप पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। सरफेस टेम्परेचर पर निर्भर करता है, सरफेस टेम्परेचर पर निर्भर करता है उसका कलर। देखो आप लोगों को याद रखना है, एक शब्द होता है पृष्ठीय तनाव, पृष्ठ तनाव, तनाव भी बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन भी बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। और ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। तो पहला ऑप्शन ये देगा आपको, जब भी अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो पहला ऑप्शन ये रहेगा और दूसरा ऑप्शन ये रहेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। वो पूछ क्या रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है वो आपसे कि तारों का जो रंग होता है, कलर होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, किस पे आधारित होता है, तो उसके पृष्ठ के ताप पे निर्भर करता है, टेम्परेचर पे निर्भर करता है, ना कि उसकी टेंशन पे, ना कि उसके तनाव पे निर्भर करता है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो ही जाएगा और पहला ऑप्शन जरूर ये होगा। देखो एग्जामिनर क्या करता है, स्टूडेंट के माइंड को रीड करता है, समझने की कोशिश करता है। तो वो क्या करता है कि उसको पता है कि बच्चा बहुत ही हड़बड़ी में होता है, उसने देखा ये ऑप्शन, फट से जाके टिक कर दिया, अरे हमारा तो हो गया सही, लेकिन उसका हो जाता है गलत। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पृष्ठ तनाव लिखा है भैया, यहाँ तनाव नहीं आना चाहिए, यहाँ पे ताप आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, ताप, तो आंसर हो जाएगा ताप। अपने को क्या करना है, क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है, क्वेश्चन ठीक से पढ़ने के बाद ऑप्शन भी ठीक से पढ़ने हैं, उसके बाद टिक लगाना है। इतना समय होता है किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। ठीक है, तो इसका निर्भर किस पे करता है, पृष्ठीय ताप पे निर्भर करता है कलर किसका, स्टार का। अच्छा सर, कौन से स्टार का कलर कैसे होगा, अगर इसका तापमान नॉर्मल हुआ, किसी नॉर्मल हुआ तो क्या होगा, इसका कलर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, रेड हो जाएगा। नॉर्मल तापमान मतलब कि नॉर्मल में भी इसका पृष्ठ का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, नॉर्मल तापमान। ठीक है, तो इसका जो तापमान अगर नॉर्मल तापमान हुआ, नॉर्मल टेम्परेचर हुआ, तो क्या हुआ, साधारण तापमान हो तो रेड कलर का होगा। मतलब कि जो एग्जाम्पल के रूप में दे लेते हैं, हमारा सूर्य जो है, सन जो है, एक नॉर्मल तापमान है जिसका,
तो उसका कलर कैसा है, लाल कलर का। क्वेश्चन ये भी आएगा हमारे सूर्य का कलर कैसा है, तो हमारे सूर्य का कलर है लाल। लेकिन अगर नॉर्मल से अधिक होता है, नॉर्मल से थोड़ा तापमान अधिक होता है तो क्या होगा, उसका कलर वाइट हो जाएगा। और नॉर्मल से बहुत अधिक होता है, नॉर्मल से बहुत अधिक हो जाता है, नॉर्मल प्लस बहुत अधिक होता है तो वो क्या होगा, उसका तापमान कैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तापमान बहुत ज़्यादा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, नीले कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया। तारे का तापमान उसके कलर को डिसाइड करता है। उसका जब पृष्ठ का जो तापमान बहुत ही ज़्यादा अधिक हो जाएगा तो उसका कलर कौन सा हो जाएगा, नीले कलर का हो जाएगा। लेकिन अगर उसका तापमान नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो वो वाइट कलर का होगा। लेकिन नॉर्मल तापमान हुआ, जैसे सूर्य का तापमान है उतना हुआ, तो उसका कलर रेड कलर का होगा, लाल कलर का होगा। ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। ये आपका तारा कंप्लीट हो गया। आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूँ मैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा प्रकाश वर्ष। आप लोगों ने नाम सुना, जिसको हम लाइट ईयर के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या कहते हैं, लाइट ईयर भी कहते हैं। क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, किसकी यूनिट है। तो इसके बारे में बस एक चीज़ ध्यान रखिए आप, प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी की यूनिट है, दूरी की इकाई है। ठीक है, दूरी मतलब कि डिस्टेंस की इकाई। ठीक है, प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर जो होता है दूरी की इकाई होती है, डिस्टेंस की यूनिट होती है। ठीक है, इसके बारे में अगर अपन डेफिनेशन देना चाहें तो अपन क्या बोल सकते हैं। देखो, प्रकाश जो होता है ना, सूर्य का प्रकाश, कोई सा भी प्रकाश द्वारा निर्वात मतलब कि वैक्यूम, अंतरिक्ष में क्या होता है, अंतरिक्ष में जब प्रकाश भ्रमण करता है तो वो कहाँ में निर्वात, वहाँ पे हवा होती है क्या, हवा नहीं होती ना। निर्वात मतलब क्या होता है, जहाँ पे बिल्कुल भी हवा नहीं पाई जाती उसको बोलते हैं निर्वात। तो निर्वात क्या होता है, जहाँ पे बिल्कुल भी हवा नहीं पाई जाती उसको बोलते हैं वैक्यूम के नाम से इसको जाना जाता है। तो प्रकाश क्या करता है, प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है, प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। तो क्वेश्चन बस आप लोगों को इतना ही आएगा, कितना आएगा कि प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर किसकी इकाई है। और यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है। एक और क्वेश्चन पूछा गया इसके अलावा एक और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, खगोलीय इकाई के बारे में पूछा गया। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में भी पूछा गया है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में पूछा गया। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या क्या होता है, खगोलीय इकाई क्या होता है। देखो, ये हमारा सूर्य जो है, ये सूर्य है हमारा, है ना, सूर्य लाल, सूर्य का कलर कैसा है, लाल है ना। तो ये हमारा सूर्य है, जो सूर्य क्या कर रहा है, एक जगह स्थिर है और हमारी क्या पृथ्वी क्या कर रही है, इसका चक्कर लगा रही है। ये हमारी पृथ्वी है जो इसका चक्कर लगा रही है। कभी ये पृथ्वी यहाँ पे होती है, कभी पृथ्वी यहाँ पे होती है, कभी पृथ्वी यहाँ पे होती है और कभी ये पृथ्वी यहाँ पे होती है। और किस तरह की मार्ग में चक्कर लगा रही है, दीर्घवृत्ताकार, इलिप्टिकल। ये घूम रही है, कैसे घूम रही है, इलिप्टिकल घूम रही है, दीर्घवृत्ताकार घूम रही है। जब हम सौर मंडल पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो इलिप्टिकल घूम रही है, दीर्घवृत्ताकार घूम रही है, मतलब कि पृथ्वी की सूर्य से दूरी कभी यहाँ पे x होगी, कभी यहाँ पे y होगी। ठीक है, कभी यहाँ पे z होगी और कभी होगी j होगी। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि हमको इस चीज़ के बारे में पता चला कि पृथ्वी की जो दूरी है सूर्य से कभी भी एक समान नहीं होती। और पृथ्वी की इस दूरी को एक समान नहीं होने के कारण क्या हुआ, इसकी एवरेज दूरी निकाली गई, एवरेज डिस्टेंस निकाली गई। उस डिस्टेंस को काय में मापा गया, उस डिस्टेंस को खगोलीय इकाई में मापा गया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मापा गया। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि बताइए पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी कितनी है, एवरेज डिस्टेंस कितनी है।
कितनी है 14.96 करोड़ किलोमीटर। कितनी है 14.96 करोड़ किलोमीटर, 14.96 करोड़ किलोमीटर। कितनी है 14.96 करोड़ किलोमीटर से। और इसको लगभग हम कितना बोल सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर। कितना बोल सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर की बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर बोल सकते हैं। आप लोगों को समझ में आया। खगोलीय इकाई क्या होती है, पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी को मापने के लिए क्या बोला जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, खगोलीय इकाई का उपयोग किया जाता है। और पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी कितनी है, अगर एग्जैक्ट पूछे अपन से तो 14.96 14.96 करोड़ किलोमीटर है। और अगर लगभग हमसे पूछे तो 15 करोड़ किलोमीटर के बारे में पूछेगा हमसे। अच्छा, ये हो गया। अब तीसरी बात क्या, आप लोगों को मैंने बताया था कॉस्मिक ईयर, याद है कि नहीं आपको। कॉस्मिक ईयर के बारे में बताया था मैंने, ब्रह्मांड वर्ष के बारे में आप लोगों को बताया था। ब्रह्मांड वर्ष का एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूं मैं। ब्रह्मांड वर्ष क्या होता है, अरे सर आपने बताया तो था, ये हमारी आकाशगंगा है। क्या बताया था मैंने, आकाशगंगा है। इसका आकार कैसा है, सर्पिलाकार है। कौन सा है, स्पाइरल आकार की है हमारी आकाशगंगा। अच्छा, नाम तो बताइए अपनी आकाशगंगा का। मैंने 3 नाम आप लोगों को आकाशगंगा के बताए थे। कौन कौन से 3 नाम मैंने बताया था आपको, मंदाकिनी, मैंने आप लोगों को बताया था दुग्ध मेखला, और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि इसको इंग्लिश में मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। तो ये वही मंदाकिनी है, ये वही दुग्ध मेखला है, और ये वही मिल्की वे है। क्या है, जिसमें हमारा सूर्य स्थित है एक कोने पे, और सूर्य द्वारा इस आकाशगंगा के केंद्र का जब चक्कर लगाया जाता है, और वो एक चक्कर जब पूरा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक कॉस्मिक ईयर बोला जाता है। और एक कॉस्मिक ईयर 25 करोड़ वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है, 25 करोड़ वर्षों का होता है। ठीक है, याद रखना, कॉस्मिक ईयर क्या कहते हैं, हमारी आकाशगंगा के केंद्र का जब सूर्य एक चक्कर पूरा कर लेता है तो उसको बोलते हैं कॉस्मिक ईयर। या और एक इसका कितना समय होता है, इसका 25 करोड़ वर्षों का समय होता है। ठीक है, ये भी पढ़ लिया सर हमने, बहुत सही, मजा आ गए सर, मजा आ गए। आगे पढ़ते हैं, अभी तो और भी मजे आने वाले हैं। आप लोगों को पता है ये हमारी आकाशगंगा जो है ना, बहुत बड़ी है। कितनी बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। इसमें कितने करोड़ तारे पाए जाते हैं सर, करोड़ों में नहीं सर, इसमें 100 अरब तारों से भी ज़्यादा तारे पाए जाते हैं। ठीक है, 100 अरब तारों से भी ज़्यादा तारे पाए जाते हैं। और हमारा जो सूर्य है वो भी एक तारा है, वो यहाँ पे स्थित है, एक कोने में स्थित है। इसके आसपास भी करोड़ों तारे पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सूर्य अकेला पाया जाता है, लेकिन इसके आसपास भी बहुत सारे करोड़ों तारे पाए जाते हैं। लेकिन सूर्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन ये आता है कि पृथ्वी के सबसे करीब का तारा कौन सा है, सूर्य। पृथ्वी के सबसे करीब का तारा कौन सा है, सूर्य है। लेकिन ये भी क्वेश्चन आता है कि सूर्य के सबसे करीब का तारा कौन सा है। क्या नाम आता है, सूर्य के सबसे करीब का तारा कौन सा है, तो ये रहा सूर्य के सबसे करीब का तारा। नाम क्या है सर, इसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है इसका, प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या बोलते हैं इसको, प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्वेश्चन आता है एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में, एनटीपीसी में, पीएससी में, व्यापम में, बिहार पीएससी में, यूपी पीएससी में और यूपीएससी में, सब में क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या है। पृथ्वी के करीब का दूसरा सबसे करीब का तारा है और सूर्य के सबसे करीब का तारा है। इंग्लिश में क्या बोलते सर, अरे इंग्लिश में तो बोला है, ये हिंदी में लिख दिया तो क्या हो गया भाई, इंग्लिश में ही बोला है मैंने। प्रोक्सिमा सेंचुरी ही बोला जाता है इसको। ठीक है, प्रोक्सिमा सेंचुरी बोला जाता है। सर क्वेश्चन तो ये भी आता है कि सर सबसे चमकीला तारा कौन सा है। अरे भैया बता रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सबसे चमकीला तारा ये रहा, सबसे चमकीला तारा। कैसा चमकीला तारा, सूर्य के करीब सबसे करीब स्थित एक सबसे चमकीला तारे का नाम बताइए, जिसका नाम है साइरस। क्या नाम है इसका, साइरस नाम है। और इसको डॉग स्टार भी कहा जाता है, डॉग स्टार। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा क्या, मैं एक बार बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। इसको साइरस कहा जाता है, डॉग स्टार के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्वेश्चन क्या आएगा बताइए, पृथ्वी के सबसे करीब का तारा कौन सा है, बताइए। सूर्य,
सूर्य पृथ्वी के सबसे करीब का तारा है। ये बताइए कि पृथ्वी के करीब का दूसरा सबसे करीब का तारा कौन सा है, तो कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। और ये भी बताइए कि पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो उसका नाम है साइरस या डॉग स्टार। ठीक है, ओके, ये हमें पता चल गया, ये पता चल गया। अच्छा ये बताइए आप लोग, ये हमारी आकाशगंगा है जिसका नाम हमने क्या बताया, क्या बताया मैंने, मंदाकिनी है, मिल्की वे है, दुग्ध मेखला है। इसी तरह से बहुत सारी आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 100 अरब आकाशगंगाओं से भी ज़्यादा पाई जाती है। अब क्या होता है, 100 अरब आकाशगंगाओं में जो ये आकाशगंगा होती है बहुत ज़्यादा फैली होती है, लेकिन इसके जो केंद्र होता है ना, वह तारों का घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। मतलब कि सबसे अधिक तारे कहाँ पाए जाते हैं, इसमें इसके केंद्र में पाए जाते हैं। दिख रहे हैं आपको सबसे अधिक तारे दिख रहे हैं इसके केंद्र में। ठीक है, तो सबसे अधिक तारे कहाँ पाए जाते हैं, इसके केंद्र में पाए जाते हैं। और इसके केंद्र में पाए जाते हैं इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बल्ज कहा जाता है, कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसके केंद्र को क्या कहा जाता है, बल्ज कहा जाता है। आकाशगंगा के केंद्र को क्या कहा जाता है, बल्ज कहा जाता है। एक मिनट, एक बात और बताइए, इस आकाशगंगा में या फिर किसी भी आकाशगंगा में ब्लैक होल बनने की सबसे ज़्यादा संभावना कहाँ पे होती है, कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी क्या, नहीं होगी ना, केंद्र में होगी ना। अरे जहाँ ज़्यादा तारे पाए जाएंगे वहीं तो ब्लैक होल ज़्यादा बनेंगे ना, कॉमन सेंस की बात है। तो ब्लैक होल सबसे ज़्यादा कहाँ बनते हैं, कि तो क्वेश्चन ये आता है, किसी आकाशगंगा में ब्लैक होल बनने की संभावना सबसे अधिक कहाँ पे होती है, कॉर्नर पे होती है, केंद्र में होती है, कहाँ पे होती है, केंद्र में होती है। अरे जहाँ सबसे अधिक तारे पाए जाते हैं वहीं तो होगी ना भैया, कहाँ होगी, वहीं होगी। चलो हो गया, इसके बारे में हमने पढ़ लिया, ये हो गया। अब हम फिर से एक बार फिर से आकाशगंगा का निर्माण करेंगे। अरे यार मिटाना नहीं था, चलो फिर से बना लेते हैं। अपनी तो आकाशगंगा कितनी भी बार बना लो, कितनी भी बार मिटा दो, क्या फ़र्क पड़ता है। ये हमने बना दी आकाशगंगा, ठीक है, ये हमने आकाशगंगा बना दी। ये हमारा एक स्टार यहाँ पे बैठा हुआ है जिसका नाम है सूर्य। तारा बैठा है, तारा ही है ना सूर्य। तो हमारे तारे, हमारे सूर्य के पास में भी क्या है, कुछ ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं ऐसे ऐसे, जिनको हम सौर मंडल कहते हैं। कितने ग्रह होते हैं सूर्य के आसपास, कितने ग्रह होते हैं सूर्य के आसपास, बताइए। सूर्य के आसपास कितने ग्रह होते हैं, सूर्य के आसपास होते हैं 8 ग्रह। इनके बारे में हम सौर मंडल में पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम में पढ़ेंगे। लेकिन सूर्य के पास में कुछ तारों का समूह होता है जो करीब होता है, सूर्य के करीब होता है, उसको क्या बोलते हैं, नक्षत्र बोला जाता है, नक्षत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नक्षत्र बोला जाता है। ग्रुप ऑफ स्टार क्या बोलते हैं, तारों का समूह होता है जिनको क्या बोलते हैं, नक्षत्र बोला जाता है। और ये क्वेश्चन आता है कि नक्षत्रों की कुल संख्या कितनी है, 27 है। कितनी है, 27। नक्षत्रों की कुल संख्या कितनी है, 27। क्वेश्चन ये सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि बताइए कि ब्रह्मांड में हमारे नक्षत्र जो है, हमारी आकाशगंगा में कितने नक्षत्रों की संख्या है, तो 27 है। और जो करीब है स्थित, इसलिए इनको नक्षत्र कहा जाता है। इससे दूरी पे स्थित एको समूह होता है जिसको क्या बोला जाता है, तारामंडल। क्या बोला जाता है, तारामंडल बोला जाता है, कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन, तारामंडल कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि बताइए कितने कॉन्स्टेलेशन पाए जाते हैं, तो इनकी संख्या होती है 89। कॉन्स्टेलेशन की संख्या कितनी होती है, 89 कॉन्स्टेलेशन होते हैं। तो इनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। किसी भी इंसान का जब जन्म होता है तो नक्षत्रों का प्रभाव उसके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है ना। नक्षत्रों का प्रभाव उसके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। उसकी कुंडली भी नक्षत्रों के आधार पर ही तैयार की जाती है, ठीक है। तो आप लोग चेक कीजिएगा, आप लोग कौन से नक्षत्र में पैदा हुए थे, अपनी कुंडली तो बनवाई होगी। जो हम ज्योतिष शास्त्र पढ़ते हैं वो इसी पे आधारित होता है, नक्षत्रों पे आधारित होता है। कितने नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। और तारामंडल या कॉन्स्टेलेशन कितने होते हैं, 89 होते हैं, निवासी होते हैं, ठीक है। इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन कब पढ़ने वाले हैं, कल की क्लास में, क्योंकि बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कुछ 89 नक्षत्र होते हैं, लेकिन सबके बारे में थोड़ी पढ़ेंगे हम। 5 नक्षत्रों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि सप्तऋषि तारामंडल, जिसमें माइनर होता है और मेजर होता है। हम पढ़ने वाले हैं मृग तारामंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने कभी देखा होगा कुछ स्टार ऐसे होते हैं जो ऐसे
ऐसे ऐसे होते हैं जो एक पूंछ वाला होता है ऐसा, ठीक है। इसको बोला जाता है सप्तऋषि तारामंडल, जिसमें तारे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन जो 7 तारे ऐसे होते हैं जो अधिक चमकीले होते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है सप्तऋषि तारामंडल, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम पूछते 5 तारामंडलों के बारे में हम पढ़ेंगे जिसके बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन, लेकिन अगली क्लास में। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी, और अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। बहुत मेहनत करने पड़ती है इन सबको तैयार करने में, क्योंकि बहुत आसान नहीं होता, हर कोई नहीं पढ़ाता। तो प्लीज़ आप लोगों को ये सब कुछ फ्री में मिल रहा है, सब्सक्राइब करने के भी कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 95% मैं आपको गारंटी देता हूँ, 95% अगर स्टार से भी क्वेश्चन आता है, 95% मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि इसमें से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 5% तो यार कोई भी नहीं देगा, है ना। तो ठीक है, आप लोग इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।